हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का। मैं अशोक जंगीड एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th की जो कंपलसरी बुक है। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी जो बुक है उसमें ये देखिए इंग्लिश कंपलसरी वाली बुक फर्स्ट जो है वो लेकर के आया हूं, जो कि टाइटल है रेनबो। ठीक है, रेनबो का जैसे मतलब होता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, उनका मिश्रण होता है। उसी प्रकार से वेरियस बैकग्राउंड से, साइंस से, फिक्शन से, ठीक है, फिलोसफी से, ठीक है, मैथोलॉजी से, लिसेंस से, इनसे सबसे जो लेसन्स जो तैयार हुए हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन्हीं लेसन्स को आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं बेटा। हालांकि इसमें पहले अपन थोड़ा पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं मैं अभी आपको बताता हूं, देखिएगा जरा। ये रहा आपका कंटेंट्स। इस कंटेंट में हम पहले कुछ काम पहले कर चुके हैं। क्या क्या किया है अपने वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, फिर हरीडली आगे बढ़ेंगे, वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। हमने ऑन द ये रहा नोबल नेचर, ठीक है, बेन जॉनसन का नोबल नेचर पोइट्री है, पोएम है, ये अपन पहले कर चुके हैं। अ बॉय सॉन्ग पोएम है, ये भी कर चुके हैं। द हर्प पोएम है, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर का है। द स्नेयर, ये 5 पोएम्स जो हैं ये अपन पहले करके जा चुके हैं। कौन सा सेक्शन किया अपन ने पोइट्री वाला सेक्शन जो है पहले फिनिश कर लिया है। ठीक है, यूट्यूब पर इसके सारे वीडियोस जो है मैंने बना करके अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, नहीं देखा है तो। ठीक है, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यहां पर इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 12 और क्लास 10 जो है उसके सारे के सारे कंपलसरी जो इंग्लिश के जो वीडियोस होने चाहिए वो सब वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। सभी लेसन्स के वीडियोस जो है आपको बारी बारी से मिलने वाले हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी 40% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करके बाकी का जो सिलेबस है उसको डिक्लेयर किया नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया। मैं सोच रहा थोड़ा सा यार वो सिलेबस जो है डिक्लेयर हो जाए तो उसके बाद में करते हैं, बट काफ़ी डिले हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है अपने को तो पूरी बुक का बना के डालना है। जो 40% रिड्यूस होगा उसको स्टूडेंट देखेंगे नहीं, बाकी का देख लेंगे। ठीक है, क्यों, सही है ना। तो चलिए आगे बढ़े। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इसमें लेसन जो है वाटर, जो कि CV रमन ने लिखा है, ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना देर किए हुए हम इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, लेसन फर्स्ट वाटर। पहले हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द लेसन, क्योंकि अबाउट द लेसन जो होता है उसमें हम थोड़ी समरी भी देख लेते हैं, जिससे आगे इस लेसन को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अबाउट द लेसन को देखिएगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, टू 1970 से लेकर के 1970 तक, अर्थात 1970 में इनकी मृत्यु होती है। पॉपुलरली नोन एज प्रोफेसर CV रमन, और इनको जनता जो है या लोग जो है CV रमन नाम से सामान्य तौर पर जानते हैं। वॉज बॉर्न इन साउदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत में इनका जन्म हुआ। एंड डिवोटेड यानी समर्पित करना बेटा, मीनिंग जल्दी लिखेंगे, आगे तुरंत ये अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मीनिंग थोड़ा जल्दी लिखेंगे। एंड डिवोटेड हिज लाइफ, और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया टू द कोज ऑफ साइंस, किसके लिए, विज्ञान के लिए। एंड रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान या शोध, और शोध या अनुसंधान के लिए, विज्ञान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया बेटा। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द थियोरी यानी सिद्धांत, थियोरी यानी सिद्धांत, यहां लिख देता हूं मैं, आप भी तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा। थियोरी यानी सिद्धांत। ही एक्सपाउंड का अर्थ होता है प्रतिपादित करना। बेटा इस शब्द को जरूर नोट कीजिएगा, प्रतिपादित करना। तो द थियोरी ही एक्सपाउंडेड इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट। जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था उसे हम रमन प्रभाव के नाम से या रमन इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। ही वर्कड टू पॉपुलराइज का मतलब होता है प्रसिद्ध करना, ठीक है,
साइंस, इन्होंने क्या किया, विज्ञान को लोगों के बीच में प्रसिद्ध करने का प्रयास किया। बाय यूजिंग का मतलब काम में लेकर के, प्रयोग करके, एंड इजी यानी बहुत ही सरल, चार्मिंग यानी आकर्षक, एंड विटी स्टाइल यानी वाक चातुर्य, विच इज फ्री फ्रॉम साइंटिफिक जार्गन। साइंटिफिक जार्गन का मतलब होता है वैज्ञानिक शब्द जाल, ठीक है, वैज्ञानिक शब्द जाल। तो इन्होंने क्या किया, जो वैज्ञानिक शब्द जाल है उससे बिल्कुल मुक्त, बहुत ही सरल और आकर्षक और बहुत ही वाक चातुर्य वाली शैली का प्रयोग करते हुए विज्ञान को लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर बनाने का इन्होंने काम किया बेटा। ही इज डीपली रूटेड का मतलब होता है किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा आसक्त होना, आकर्षित होना। तो ही इज डीपली रूटेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, इंडियन आर्ट एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस। एंशिएंट यानी प्राचीन, और ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपराएं। तो प्राचीन परंपराएं, भारतीय कला, प्राचीन परंपराएं और प्रकृति जो है, इनमें इनकी बहुत ही गहरी आस्था थी, बहुत ही ज्यादा ये इनके प्रति आकर्षित थे बेटा, ठीक है। प्रकृति का सौंदर्य, भारतीय कला और प्राचीन परंपराएं जो है इन बहुत आकर्षित करते थे इनको, ये इन सब से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। आगे देखिएगा, The essay water is a genuine appeal, सच्ची अपील, सच्ची प्रार्थना, for conservation का अर्थ लिख लीजिएगा संरक्षण, जी हां संरक्षण, of water for the welfare का अर्थ होता है भलाई या कल्याण, of India in particular as our agriculture is based on this natural resource, बेस यानी, ठीक है, आधारित, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स यानी स्रोत। तो ये जो निबंध है जिसका शीर्षक है वाटर, ठीक है, तो विशेषकर भारत के कल्याण के लिए जल संरक्षण की वास्तविक अपील है ये, ठीक है, क्योंकि हमारी कृषि जो है इस प्राकृतिक संसाधन पर ही आधारित है बेटा। समझ गए आप इस चीज को? आगे देखिएगा, दिस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये जो निबंध है, ठीक है, प्रेजेंट्स वाटर, पानी को प्रस्तुत करता है एज द बेसिस ऑफ लाइफ, अर्थात जल को यह जीवन के आधार रूप में हमारे सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है बेटा, ठीक है। समझ गए इस चीज को? जल को क्या बताता है, जीवन का आधार बताता है, और इसीलिए कहा गया है वाटर इज द एलेक्सर ऑफ लाइफ, अर्थात जल जो है वो क्या है, हमारे जीवन में अमृत है बेटा, ठीक है। तो देखिएगा आगे, आप लेसन स्टार्ट करते हैं यहां तक, ठीक है बेटा, सही दिखाई देगा यहां से, ये देखिए, हाँ जी। तो लेसन फर्स्ट, वाटर लिखा किसने है, CV रमन ने लिखा है, ठीक है। CV रमन का मतलब भारत का एक बहुत बड़ा ताज, भारत के लिए एक रत्न, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की अहमियत क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर चलिए लेसन पे चलते हैं। मैन हैज थ्रू द एजेस sought in vain for an imaginary elixir of life। एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत, बेटा इसको नोट कर लेना, एलिक्सिर अर्थात अमृत, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मैन हैज थ्रू द एजेस का मतलब सदियों से, युगों से, थ्रू द एजेस यानी युगों से, सॉट इन वैन व्यर्थ में तलाश करना, सॉट तलाश करना, इन वैन यानी व्यर्थ में, फॉर एन इमेजिनरी काल्पनिक, एलिक्सिर यानी अमृत ऑफ लाइफ, कि युगों युगों से मनुष्य जो है जीवन के काल्पनिक अमृत की तलाश में व्यर्थ ही क्या कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, तलाश कर रहा है। अर्थात मनुष्य जो है एक काल्पनिक तत्व है जिसको अमृत कहते हैं, इसकी तलाश कर रहा है, और वो भी व्यर्थ में। कब से कर रहा है, युगों से कर रहा है। द डिवाइन अमृता, एलिक्सिर ऑफ लाइफ को क्या कहा गया है, द डिवाइन अमृता। डिवाइन का मतलब क्या होता है, दैवीय या स्वर्ग से संबंधित, दैवीय। ये क्या है, दैवीय अमृत है। अ ड्रॉट, ड्रॉट का अर्थ होता है बेटा घूंट, ड्रॉट का अर्थ क्या होता है, घूंट। ऑफ विच
थॉट टू कन्फर इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी का देखिए अर्थ होता है अमरता, अमरता, द डिवाइन अमृता। ये एलिक्सर क्या है? एक दैवीय अमृत है, अ ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी एक घूंट मात्र से was thought to confer, confer means give immortality, जिसकी एक घूंट मात्र जो है आपको अमर बना सकती है, आपको अमरत्व या अमरता प्रदान कर सकती है, ये होता है अमृत। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन जीवन का जो सच्चा अमृत है, ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ जो है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, हमारे बिल्कुल पास है। नियर टू आवर हैंड्स इसका मतलब होता है बिल्कुल पास, अर्थात हमारे हाथ के नजदीक। कोई चीज, कोई वस्तु जो आपके हाथ के नजदीक पड़ी है वो दूर है या पास है? पास में है। तो नियर टू आवर हैंड्स का मतलब हमारे बिल्कुल पास है। लेकिन जीवन का जो सच्चा अमृत है वो हमारे बिल्कुल ही पास में है। फॉर, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि अमृत क्या है? जितने भी तरल या द्रव पदार्थ हैं उनमें सामान्यतः पाया जाने वाला पदार्थ है, और ये क्या है? प्लेन वाटर, बिल्कुल सादा पानी, प्लेन वाटर। तो प्लेन वाटर, सादा पानी जो है उसे किसकी संज्ञा दी गई है? एलिक्सर ऑफ लाइफ की, अर्थात जीवन के अमृत की संज्ञा दी गई है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे स्टैंडिंग, कि मैं खड़ा था ऑन द लाइन, रेखा, विच सेपरेट्स, जो अलग करती है द लीबियन डेजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान को, फ्रॉम द वैली, वैली यानी घाटी, ऑफ द नील इन इजिप्ट, जो कि इजिप्ट में जो नील है, ठीक है, वैली ऑफ द नील, जो नील की घाटी है इजिप्ट में, ठीक है, उसको और लीबिया के रेगिस्तान को जो अलग करती है रेखा, मैं एक दिन वहां खड़ा था, लेखक ऐसा कहता है। ऑन वन साइड was visible a sea if of billowing sand, एक तरफ तो मैं क्या देख रहा था? ऑन वन साइड, एक तरफ was visible, विजिबल एंड दिखाई दे रहा था, ए सी, समंदर, ऑफ बिलोविंग सैंड, सैंड यानी धूल। बेटा बिलोविंग का अर्थ क्या होता है वो भी आप लिख लेना इसमें, ठीक है, बिलोविंग का अर्थ लिखिएगा, और वैसे पूरे का लिख लीजिए, सी ऑफ बिलोविंग सैंड। जी हां, सी ऑफ बिलोविंग सैंड, इसका अर्थ क्या होता है? बादलों की शक्ल में ऊपर उठती हुई रेत का समुद्र, ठीक है, बिलोविंग सैंड, अर्थात धूल भरी आंधियां चल रही थी, कहां पे? लीबिया के रेगिस्तान में। विदाउट अ स्पैक, चिन्ह, स्पैक यानी चिन्ह या निशान, ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, और मैंने देखा उस रेगिस्तान में कहीं पर भी, ठीक है, सिंगल लिविंग थिंग या हरियाली, ग्रीन, कहीं पर हरियाली नहीं थी, और ए सिंगल लिविंग थिंग, कहीं पर मुझे कोई जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। एनीवेयर, कहीं पर भी, विजिबल ऑन इट, अर्थात उस पूरे रेगिस्तान में मुझे धूल उड़ती दिखाई दे रही थी, कहीं पर ना तो हरियाली दिख रही थी, ना नहीं वहां पर किसी प्राणी का कोई नामो निशान दिखाई पड़ रहा था। ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ ले पड़ा हुआ था, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, एंड डेंसली, डेंसली सघन, पॉपुलेटेड यानी जहां पर सघन जनसंख्या हो लोगों की, एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। दूसरी तरफ वो जगह थी जो पूरी धरती पर सबसे ज्यादा हरे भरे इलाकों में जिसे शामिल किया जाता है, जो सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ है, और जहां पर बहुत ही ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, ठीक है, ये मुझे वहां पर दिखाई दी। टीमिंग विद लाइफ, जहां पर जीवन के दर्शन हो रहे थे, एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, जहां पर जीवन भी था और वनस्पति भी थी। दूसरी तरफ इधर क्या था? आपके रेगिस्तान था, ठीक है, और रेगिस्तान में कुछ भी वहां पर कोई वनस्पति नहीं थी, ना ही कोई जीवन का निशान था। तो लेखक कहता है कि एक दिन मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां एक तरफ लीबिया का रेगिस्तान था तो दूसरी तरफ इजिप्ट की नील घाटी थी, और दोनों को जो रेखा बांटती, मैं वहां खड़ा था, एक तरफ मुझे रेगिस्तान दिखाई दे रहा था तो दूसरी तरफ मुझे इजिप्ट की नील की घाटी दिखाई दे रही थी, ठीक है। जो लीबिया का रेगिस्तान है उसमें धूल थी, धूल के गुबार उठ रहे थे आसमान की तरफ,
ठीक है, चारों तरफ धूल ही धूल थी, वहां पर ना कोई वनस्पति का निशान था, ना ही कोई किसी जीवन का नामो निशान था। जबकि इजिप्ट की जो नील की घाटी है बिल्कुल हरियाली से बिल्कुल लकदक पड़ी थी, और साथ ही साथ में वहां पर जीवन भी मुझे दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, यहां पर यह कहना चाह रहा है, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, वंडरफुल आश्चर्यजनक, बहुत ही आश्चर्य की बात है यार। एक तरफ बिल्कुल हरियाली है और एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ रेगिस्तान दूसरी तरफ हरियाली, ठीक है, और बिल्कुल एक लकीर, एक रेखा उनको अलग कर रही है। कितने आश्चर्य की बात है। तो लेखक कहता है व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये आश्चर्यजनक अंतर किसने उत्पन्न किया, वाई, क्यों, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, कहता है ये नील नदी का पानी ही तो है, flowing down to the Mediterranean भूमध्य सागर, from its sources a couple of thousands of miles away। तो यहां पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको देखिएगा, ठीक है बेटा, वंडरफुल, सॉरी, हाँ, why it is the water of the river नील, ये अंतर किसने उत्पन्न किया, नील नदी के पानी ने, flowing down to the Mediterranean, जो कि मेडिटेरेनियन की तरफ बह करके जाता है, फ्रॉम इट्स सोर्सेस, कहां से, अपने उद्गम स्थल से, ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, कपल का मतलब दो, जोड़े में दो ही होते हैं, तो कपल ऑफ थाउजेंड्स यानी जो यहां से 2000 माइल्स अवे, मील दूर है, 2000 मील दूर पड़ता है मेडिटेरेनियन, वहां तक ये नील नदी का पानी जाता है, उसी ने अंतर उत्पन्न किया है। अर्थात पानी की वजह से ही ये हरियाली है, और जिधर पानी नहीं है वहां पर बिल्कुल सूखा है, रेगिस्तान है, और जहां पर पानी है वहां पर जीवन भी है, हरियाली भी है, सब कुछ है वहां पे, यही कहना चाह रहा है। तो जियोलॉजिस्ट का बेटा अर्थ नोट करिएगा, भूविज्ञानी, जियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है भूविज्ञानी, जी हां। थोड़ा सा और इसको स्क्रिप्ट को एक बड़ा कर लेते हैं, अभी और अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक है बेटा, हाँ जी, यहां ठीक है। जियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है भूविज्ञानी। तो जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर एंड संपूर्ण सोइल एंड मिट्टी ऑफ द नील वैली, भूविज्ञानी हमें यह बताते हैं कि नील घाटी जो है उसकी पूरी मिट्टी जो है इज द क्रिएशन यानी उत्पत्ति ऑफ द रिवर इटसेल्फ। भूविज्ञानी ये बताते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि नील घाटी जो है उसकी मिट्टी जो है, उस पूरी मिट्टी का निर्माण जो है खुद किसने किया है, नील नदी ने किया है। खुद किसने किया है, नील नदी ने किया है। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट यानी बहुत ही बारीक, सिल्ट यानी तलछट कह सकते हैं, गाद कह सकते हैं, कीचड़ कह सकते हैं, इन इट्स फ्लड वाटर्स, जब नील नदी का जो पानी तेज बहाव के साथ बाढ़ की तरह से आता है तो उसमें बहुत ही बारीक बारीक धूल की कण जो है साथ में आते हैं। फ्रॉम द हाईलैंड्स एंड उच्च भूमि ऑफ अबिसीनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, सुदूर, रिमोट यानी सुदूर, सेंट्रल यानी मध्य या केंद्रीय, अफ्रीका, सुदूर मध्य अफ्रीका तथा अबिसीनिया की जो उच्च भूमि है वहां से जब नील नदी निकल करके आती है तो अपने साथ में बिल्कुल धूल के, मिट्टी के बारीक बारीक कण जो है अपने साथ लेकर के आती है। एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन द ट्रॉ थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, एंड लेड डाउन, और ला करके पटक देती है, थ्रू द एजेस, और ये क्रम जो है सदियों से चला आ रहा है, इन द ट्रो थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी। ट्रो का अर्थ होता है गर्त, ठीक है, ट्रो का अर्थ क्या होता है, गर्त, थ्रू विच जिसमें से द नील फ्लोज इनटू द सी, ये गर्त जिसमें से नील नदी जो है सदियों से बह करके आ रही है और बह करके फिर कहां चली जाती है, समंदर में समा जाती है, ठीक है, ये सदियों से क्रम चला रहा है। और इसी बहाव के साथ में नील नदी अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है और उसी मिट्टी से नील घाटी जो है उसकी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है बेटा। इजिप्ट इनफैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर, तो हम कह सकते हैं इजिप्ट जो है इनफैक्ट वास्तव में वॉज मेड बाई इट्स रिवर, इजिप्ट का निर्माण भी
इसी की नदी ने, और इजिप्ट की नदी भैया कौन सी है? नील नदी। तो इजिप्ट का निर्माण भी इसी नदी ने अर्थात नील नदी ने ही किया है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट यानी प्राचीन, और सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता, वाज क्रिएटेड, इसकी प्राचीन सभ्यता का निर्माण किया गया, एंड इज सस्टेन्ड बाई, जी हां, एंड इज सस्टेन्ड बाई, सस्टेन्ड का मतलब होता है मूल रूप बना के रखना, ठीक है, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, लाइफ गिविंग वाटर्स यानी जिंदगी प्रदान करने वाला पानी, अर्थात जीवनदायिनी पानी, जीवनदायिनी जल, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। विद अनफेलिंग रेगुलरिटी का मतलब होता है बिना चूक किए, बिना चूक किए। तो देखिए बेटा क्या है इसका, फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, इट्स किसके लिए आ रहा है? इजिप्ट के लिए। इजिप्ट की जो प्राचीन सभ्यता है वाज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड, इसका निर्माण नील नदी ने किया, एंड इज सस्टेन्ड, और इसको इसके मूल स्वरूप को आज तक बनाए रखा है बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, किसके द्वारा? अपने जीवनदायिनी पानी के द्वारा, विच कम डाउन, जो कि यहां बहकर के आता है ईयर आफ्टर ईयर, सालों से, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, जो बिना चूक किए, बिना गलती किए, ठीक है, हर बार नियमित रूप से पानी जो लगातार यहां आता रहता है। इसी वजह से किसका निर्माण हुआ है? इजिप्ट का, और इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता का, और इसका प्राचीन सभ्यता का स्वरूप जो है, अर्थात ये सभ्यता आज भी जिंदा है, ये कहना चाह रहा है, उसके स्वरूप को आज भी बरकरार रखा गया है, अर्थात वो सभ्यता आज भी जिंदा है। किसकी वजह से? नील नदी के पानी की वजह से। अर्थात पानी का महत्व समझिए आप कि पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक बेटा। तो अगले इस पैराग्राफ पे चलते हैं। आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर्स टू एम्फसाइज। लेखक कहता है कि यहां पर मैं आपको जो ये उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, आई गिव दिस एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल? नील नदी का ऊपर एग्जाम्पल दिया है ना, उस एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा है कि ये नील नदी का मैं उदाहरण दे रहा हूं, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं। किस बात के सबूत के तौर पे? कि जल जो है वो बहुत सारी सभ्यताओं का निर्माता है, ठीक है। किस बात के लिए? टू एम्फसाइज, इस बात पर जोर देने के लिए दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, ये जो कॉमन सब्सटेंस है ना, अर्थात ये सामान्य सा पदार्थ, कौन है कॉमन सब्सटेंस? वाटर। कॉमन सब्सटेंस किसको कहा गया है? वाटर को। विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो हमें यूं ही मिल जाता है, हम सोचते हैं यार ये तो हमारा हक है इसके ऊपर, ठीक है। विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जो हमें हमारे जीवन में बहुत ही सहजता से, सुलभता से उपलब्ध है, इज द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, आश्चर्यजनक वस्तु ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ। तो कहते हैं कि ये पानी जो है, ठीक है, जो हमें हमारे जीवन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, ये जो पानी है ये क्या है? बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु है इस धरती के ऊपर। इसलिए हमें इसके महत्व को समझना चाहिए, ये किसी अमृत से कम नहीं है, इसके इस महत्व को समझना चाहिए, और इसी वजह से हमें जल का संरक्षण भी करना चाहिए। इट हैज प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट यानी विशाल, बिग, सिग्निफिकेंस यानी महत्व है। सिग्निफिकेंस का अर्थ क्या था बेटा? महत्व। यहां लिख देता हूं मैं, महत्व है। इन शेपिंग यानी आकार देना, द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, अर्थ से यानी धरती का, हिस्ट्री यानी इतिहास, एंड कंटिन्यूज यानी लगातार जारी है, टू प्ले द लीडिंग रोल यानी मुख्य भूमिका इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट का मतलब क्या है? अर्थ, अर्थात धरती। अब इस पंक्ति को एक बार फिर से देखेंगे तो पूरी पंक्ति जो है हमें समझ में आएगी बेटा, ठीक है। इट हैज प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स का मतलब होता है दिशा या मार्ग ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, अर्थात इट कौन? पानी, वाटर। अर्थात पानी ने क्या किया है? धरती के इतिहास के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,
and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet। और ये जो हमारा ग्रह अर्थात धरती जो है, ठीक है, इस पर जो जिंदगी नामक जो ड्रामा चल रहा है, ठीक है, जिंदगी नामक जो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा में अभी भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिंदगी नामक ड्रामा अर्थात हम लोगों का जीवन, आपका जीवन, आपका जीवन, मेरा जीवन, सभी लोगों का जीवन, सभी प्राणियों का जीवन, ठीक है, किसके भरोसे चल रहा है? पानी के भरोसे चल रहा है। तो लेखक क्या कहना चाह रहा है कि इस धरती के इतिहास का निर्माण जो है वो किसने किया? पानी ने। और इस धरती के ऊपर जो लोग रह रहे हैं अर्थात जीवन जो यहां पर विद्यमान है उसकी वजह भी कौन है? पानी है, वाटर है बेटा। ठीक है, तो समझ में आया होगा यहां तक आपको। एक पैराग्राफ और कर सकते हैं अभी अपन, ठीक है। तो देयर इज नथिंग which adds so much to the beauty of the countryside as water। देखिए बेटा, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? वैसे ग्रामीण इलाका होता है, ठीक है। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? ग्रामीण इलाका होता है, देहात का जो क्षेत्र होता है उसको अपन कंट्री साइड कहते हैं। देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी, सौंदर्य, सुंदरता ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, कि पानी से बढ़ करके हमारे जो धरती है उसके सौंदर्य में और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वृद्धि करता हो। जहां पर पानी होता है वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य आपको अपने आप ही देखने को मिलता है। बी इट जस्ट, भले ही चाहे ये हो क्या? अ लिटिल स्ट्रीम, एक छोटा सा कोई झरना हो। ट्रिकलिंग, ट्रिकलिंग का अर्थ होता है बूंद बूंद करके टपकना। ओवर द रॉक्स, भले पानी का छोटा सा झरना ही क्यों ना हो, बस पानी होना चाहिए, भले पानी का छोटा सा झरना ही क्यों ना हो। ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, जो चट्टानों के ऊपर बूंद बूंद करके टपकता है। और लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, वे साइड किसी रास्ते के किनारे, ठीक है, किसी मार्ग के बगल में, ठीक है, बाय द वे साइड किसी रास्ते के किनारे का कोई तालाब क्यों ना हो, छोटा सा तालाब क्यों ना हो। वेयर, जहां पर द कैटल, कैटल यानी मवेशी, क्वेंच, क्वेंच यानी बुझाना, प्यास बुझाना, देयर थर्स्ट, थर्स्ट यानी प्यास, ऑफ एन इवनिंग, जहां पर किसी शाम को मवेशी क्या कर रहे हो? राह के किनारे कोई छोटा सा तालाब हो, मवेशी जो है अपनी प्यास बुझा रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या करता है? प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। एक छोटा सा तालाब भी प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि करता है, एक छोटा सा झरना भी प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। द रैन फेड टैंक्स, रैन फेड टैंक्स क्या होता है बेटा? समझिएगा इस चीज को, अर्थात ऐसे टैंक्स जिनमें पानी की आपूर्ति जो है, ठीक है, जलापूर्ति जो है वो बारिश के द्वारा होती हो। अर्थात ऐसे बड़े बड़े गड्ढे, तालाब भी हो सकते हैं, बावड़ी भी हो सकती है, ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे हो सकते हैं जहां पर बारिश आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। द रैन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, कि ये पानी के टैंक जो है जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही कॉमन रूप से देखा जाता है। अलास, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऑफन, जी हां, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इनकी देखभाल जो है, मेंटेनेंस जो है, रखरखाव जो है, वो उसकी उपेक्षा करी जाती है। अर्थात लोग जिसकी अच्छे से रखरखाव नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। आर ए चीयरिंग साइट, जब आप इन पानी से भरे हुए गड्ढों को देखते हैं, आर ए चीयरिंग साइट, चीयरिंग एंड हैप्पी साइट एंड दृश्य, तो एक बहुत ही प्रसन्नचित करने वाला दृश्य उत्पन्न होता है। वेन दे आर फुल, कब होता है? वेन दे आर फुल, जब वे पानी से भरे होते हैं तब। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, शैलो एंड छिछले, ठीक है, दे आर ऑफ कोर्स शैलो, भले ही छिछले होंगे, बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक। जी हां, सिल्ट लेडन का अर्थ होता है कीचड़ से भरपूर। जी हां, सिल्ट लेडन का अर्थ क्या होगा? कीचड़ से भरपूर। तो फिर से देखिएगा, दे आर ऑफ कोर्स शैलो, भले ये छिछले हो, बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, सिल्ट लेडन कीचड़ से भरपूर, एंड थ्रोज द लाइट बैक, एंड द बॉटम, बॉटम यानी पेंदा, डज नॉट देयरफॉर, देयरफॉर का अर्थ होता है बेटा इसलिए, शो अप, तो इसका अर्थ क्या होता है कि यहां पर यदि आप क्या करते हैं, ऐसे इन पानी के गड्ढों को देखते हैं जो बिल्कुल भले छिछले होंगे, बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन,
पानी में बिल्कुल कीचड़ जमा होता है, एंड थ्रोज द लाइट बैक, और जब उसकी रोशनी गिरती है तो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और इस वजह से वो पानी का पैंदा जो है आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बावजूद इसके भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। दीज टैंक्स प्ले ए वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और इस प्रकार के जो जलाशय है, पानी के बड़े बड़े गड्ढे जो हैं, वो साउथ इंडिया की जो एग्रीकल्चर अर्थात कृषि जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका, बहुत ही महती भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैसूर की बात करें, मच ऑफ द राइस, वहां पर ज्यादातर चावल जो है, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, इसी प्रकार के पानी के गड्ढों में ही उगाया जाता है। ठीक है, पानी भरा होता है बिल्कुल खेतों में, ठीक है, बिल्कुल कीचड़ सा होता है, और उसी के अंदर क्या उगाते हैं, चावल के पौधे उगाते हैं। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और इनमें से कुछ गड्ढे तो इतने बड़े होते हैं, आश्चर्यजनक रूप से, सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से इतने बड़े होते हैं, लार्ज, बड़े, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट, सनराइज और सेट अर्थात सनसेट ओवर वन ऑफ देम, और इनके ऊपर जो सनराइज अर्थात सूर्योदय है, ठीक है, और जो सनसेट है, ठीक है, इनको देखना जो है बहुत ही एक आश्चर्य की बात होता है बेटा। ठीक है, समझ गया बेटा इसको। वाटर इन अ लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस, कहता है यदि हम भूदृश्य की बात करें, ठीक है, तो भूदृश्य में जल की तुलना जो है वो मानव के चेहरे में आंखों से की जा सकती है। जी हां, वाटर इन लैंडस्केप, लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य, क्या अर्थ होता है बेटा, भूदृश्य इसका अर्थ होता है। मे बी कंपेयर्ड तुलना करना, टू द आईज यानी आंखों से, इन ए ह्यूमन फेस अर्थात मानव के चेहरे पे। कहना यह चाहता है कि जिस तरह से जलाशय है ये इस तरह से लगता है जैसे इंसान के चेहरे को आप देखो तो चेहरे में आंख दिखती है ना, ठीक है, उसी तरह से जमीन के ऊपर बहुत बड़ा भूभाग है, उस पर जलाशय जो है ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान के चेहरे पर आंख हो। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे करिए, मानव की आंखों से करिए चेहरे पर। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स का मतलब क्या होता है, दिखाता है, मूड ऑफ द आवर यानी समय के मूड को दिखाता है। बीइंग ब्राइट एंड गे when the sun shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast। जी हां, क्या कहना चाह रहा है पूरा इसमें समझिएगा, देखिएगा, ठीक है बेटा, कि यह समय के मूड को दिखाता है। जब सूर्य चमकता है तब यह दीप्त तथा चमकीला होता है, जब आसमान बादलों से आच्छादित होता है तब यह सांवला व बहुत ही धुंधला होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको अब? तो आज के सेशन में इतना काफी है, नेक्स्ट सेशन में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे बेटा। तो आज के लिए काफी है, ठीक है। इस लेसन के जितने भी मीनिंग्स वगैरह हैं आप सब अच्छे से याद कीजिएगा। ये प्रोमिनेंट एक लेसन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बहुत चांसेस हैं आने के। इसको आपको बिल्कुल पढ़ना ही है, लर्न भी करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।